दो चार पांच परिवारों का ही कब्जा है। दल चाहे कोई भी रहे, जब कांग्रेस का जमाना था तो वही परिवार वही लोग कांग्रेस से लड़ते थे। जब लालू जी का जमाना आया तो लालू नीतीश के पार्टी में आ गए। जब भाजपा का दौर आया तो भाजपा में चले गए। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी विद्यारवा आश्रम से जन स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने जो ये पदयात्रा शुरू की है, उसके करीब करीब आज 14 महीने होने जा रहे हैं। इन 14 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए मैं कल आपके जिले मधुबनी में आया हूँ। और मधुबनी में करीब करीब 1 महीने मैं यहाँ रहूँगा और प्रयास होगा कि यहाँ जो 21 प्रखंड हैं उन सारे प्रखंडों में जाया जाए, वहाँ के पंचायतों में जाया जाए। जो पदयात्रा का स्वरूप अभी तक रहा है उसी तरह से आगे जाएंगे, जहाँ बिहार की मधुबनी के हर प्रखंड, हर पंचायत तक पहुँचने का प्रयास होगा। पदयात्रा का उद्देश्य, जैसा कि आपको मालूम है, कि पहला उद्देश्य ये है कि बिहार की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को जमीन पर जाकर देखा जाए, समझा जाए। साथ ही जो एक बड़ा प्रयोजन है वो ये कि लोगों को ये बताया जाए कि इस समस्या से, इस गरीबी, पिछड़ापन से वो किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। अगर लोग इस बात को समझ लें तो दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में लोगों को मजबूरी में गलत लोगों को वोट देना पड़ता है। उन लोगों को भी वोट देना पड़ता है जिनके बारे में समाज की समझ है कि इन लोगों ने हमें ठगा है या काम नहीं किया है, लेकिन विकल्प के अभाव में उन्हीं दलों को, उन्हीं नेताओं को, जनता को वोट करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था बदले, इसके लिए जरूरी है कि एक नया विकल्प बनाया जाए। तो विकल्प बनाने के लिए हर प्रखंड पंचायत से ऐसे लोगों को निकाल कर लाया जा रहा है जिनके बारे में समाज अच्छी सोच रखता है। जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो हम लोग का एक अनुमान था, लक्ष्य था कि हर प्रखंड से करीब करीब 20 ऐसे लोगों को निकाला जाएगा जो कि साथ में आकर एक नया दल, नया विकल्प बना सकते हैं। तब का अनुमान था कि अगर हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को निकाला जाए तो पूरे बिहार में करीब करीब 15,000 ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके साथ इस नए विकल्प की शुरुआत की जा सकती है। अभी 13 महीनों का अनुभव ये रहा है कि हर प्रखंड से करीब 2 से 2,500 लोग जन स्वराज की इस परिकल्पना से जुड़कर इसके संस्थापक सदस्य, इसके बनाने वाला बनना चाहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब संख्या बढ़ गई है तो उसको व्यवस्थित करने में भी थोड़ी परेशानी हम लोगों को, जो हमारी व्यवस्था थी 20 आदमी को जांचने, परखने, बैठाने, संगठन बनाने का, अभी वो 2,000, 2,500, 2,200, 2,300 हर प्रखंड में होता है। इसलिए थोड़ा सा उसको बनाने की प्रक्रिया में विलम्ब भी हो रहा है। लेकिन जिस जिले में भी पदयात्रा खत्म होती है वहाँ से जो लोग जुड़ते हैं उनका एक संगठनात्मक स्वरूप बना दिया जाता है। ये दल नहीं है लेकिन उसका संगठनात्मक स्वरूप, जिसमें जिले की इकाई, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत, ये चारों स्तर पर पूरे संगठन के स्वरूप को पदयात्रा खत्म होने के 15 दिन के अंदर बना दिया जाएगा। साथ ही उनके काम करने के लिए जो उनके कार्यालय हैं, व्यवस्था है, वो भी कर दी जाती है। इस पूरे अभियान में एक और जो बात हम लोग कर रहे हैं, हर पंचायत में 10 बच्चों को ये अवसर दिया जा रहा है कि अगर वो चाहे तो राजनीतिक, सामाजिक जीवन में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। पूरे बिहार में 1 लाख बच्चों को ये अवसर दिया जा रहा है कि अगर आपके पिताजी, आपके परिवार वाले कोई पैसे वाले नहीं हैं, राजनीति से नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप में वो राजनीतिक क्षमता है, इच्छा है, आप राजनीति में आना चाहते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं, जिला पार्षद लड़ना चाहते हैं, कल होके विधायक बनना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करना और उनको क्लबों के जरिए संगठित करना। आपके यहाँ मधुबनी में भी करीब 600 ऐसे क्लब खोले गए हैं। आपको हर पंचायत में, जब ये अगले साल अंत तक, अगले 1 साल में हर पंचायत में 10 बच्चों को ये अवसर प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है। जो लड़के आते हैं उनमें इवैल्यूएशन होता है और एक बार जो लड़कों ने क्लब खोला, क्लब खोलने की प्रक्रिया ये है कि आप 25 लोग मिलकर क्लब खोल सकते हैं। उसके बाद उन बच्चों का प्रशिक्षण और राजनीतिक, सामाजिक तौर पर जो काम करना है उसके लिए संसाधन, मतलब सलाह और संसाधन दोनों ही जन स्वराज की ओर से दिया जा रहा है। इसके पीछे सोच ये है कि बिहार में
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 30 बरस में जितने लोग एमएलए एमपी बिहार में बने हैं वो सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बने हैं। कई बार हमको आपको लगता है कि परिवार के की जो राजनीति है वो लालू जी के साथ है, रामविलास जी के साथ रही है, या कुछ परिवारों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये स्थिति कमोवेश हर विधानसभा में है। 2, 4, 5 परिवारों का ही कब्जा है, दल चाहे कोई भी रहे। जब कांग्रेस का जमाना था तो वही परिवार, वही लोग कांग्रेस से लड़ते थे। जब लालू जी का जमाना आया तो लालू नीतीश के पार्टी में आ गए। जब भाजपा का दौर आया तो भाजपा में चले गए। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। हम लोग को लगता है भाजपा परिवार वाली पार्टी नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी। ये कौन है? इनके पिताजी शकुनी चौधरी पहले कांग्रेस में विधायक मंत्री थे, फिर जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए, फिर नीतीश का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री रहे, और आज अगर उनको लग रहा है कि भाजपा का दौर है तो उसमें भी किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अवसर नहीं है, उसमें भी शकुनी चौधरी के बच्चे को ही अवसर है। तो ये जो परिवारों का कब्जा है ये बिहार के लोकतंत्र को के लिए सबसे बड़ा दीमक है। इसी को तोड़ने के लिए एक प्रयास ये है कि 1 लाख बच्चों को बिहार में मैं खुद से चयनित करूं और उनको अगले 1-1.5 साल में प्रशिक्षित करूं, उनको संसाधन दूं ताकि निचले स्तर से ये लीडरशिप पैदा हो सके, ताकि इन परिवारों का कब्जा टूटे। तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि हर पंचायत के लिए अगले 10 बरस का एक योजना बनाना। मैं प्रखंड के में अगर एवरेज 15 से 20 पंचायत होते हैं उसमें मैं 5 से 6 में तो खुद से पैदल चल के जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो 300-400 बच्चे काम कर रहे हैं उनकी मदद से और जो मेरे साथ पूरी टीम है, हम लोग हर पंचायत का एक योजना बनाते हैं कि अगले 10 बरस में उस पंचायत को कैसे विकसित किया जाए और उस पंचायत की समस्या को समझकर, और खासकर 3 बिंदुओं पर। पहला कि किसी पंचायत में बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। दूसरा हम लोगों का जो मेन फोकस है कि हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा जो खेती वहाँ हो रही है उसकी समस्या को समझकर उसको लाभदायक या कमाई वाली खेती कैसे बनाया जाए। हर पंचायत में ये समस्या अलग अलग है। कहीं पर आप जलकर के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं, कहीं पर फैक्ट्री लगाकर रोजगार हो सकता है, कहीं पर सरकार का कंस्ट्रक्शन बनाकर रोजगार हो सकता है। ये हर पंचायत का, बिहार के 8,500 पंचायतों का 10 साल का हम योजना बनवा रहे हैं। पूरी सोच ये है कि इन तीनों चीज को अगर आप जोड़ेंगे, इस समाज को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि भाई तुम विकल्प के अभाव में गलत आदमी को वोट मत दो, सही लोगों को वोट दो। दूसरा, उनके सामने विकल्प हो इसलिए अच्छे लोगों को लाकर एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। और तीसरा, लोग अगर वोट दे दें, अच्छे लोग चुनकर भी आ जाएं, तो उनके पास जमीन को समझकर सोची समझी बनाई हुई एक रणनीति, एक योजना हो, ताकि बिहार को अगले 10 वर्ष में हम लोग भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आने का सपना देख सके, वो प्रयास किया जा सके। पदयात्रा का ये उद्देश्य है। अभी हम लोगों ने जो गांव देहात में देखा, मैं एक आपको संक्षिप्त उसका ब्यौरा दे देता हूँ। 4000 से ज्यादा गांव में मैं अभी तक पैदल जा चुका, और लोगों से मिलने देखने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं वो है बेरोजगारी और पलायन। 3 ऐसी समस्या है जो सर्वस्पर्शी है, वो किसी जाति वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो 3 समस्याओं में पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन। कोई ऐसा बिहार का परिवार नहीं है जो बेरोजगारी से और पलायन से प्रभावित नहीं है। गांव में आप ये कह सकते हैं कि भाई इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, तो आपको बैठे बैठे अपने प्रखंड में, जिले में, राज्य में पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पदयात्रा करने से इसकी विकरालता और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी है। गांव के गांव 40 से 50% युवा गांव से बाहर है, या तो मजदूरी करने के लिए बाहर गया है या पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है। जिन प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ आता है, वहां पर ये पलायन का स्तर 70 से 80% है। और कई बार हम लोग को लगता है कि पलायन तो सिर्फ गरीब आदमी करता है। नहीं, ये भी बात गलत है। गरीब आदमी पलायन मजदूरी के लिए कर रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पे समृद्ध लोग हैं उनके बच्चों को भी पलायन करना है, क्योंकि उनके लिए भी पढ़ाई और नौकरी बिहार या अपने राज्य में न होकर दूसरे जगह ही है।
तो शायद ही ये जो पलायन की जो समस्या है, इससे बिहार में परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है जहां माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर घरों में बूढ़े लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, जो कामकाजी उम्र के बच्चे हैं वो बाहर ही रह रहे हैं। तो पलायन का जो ये दंश है, ये सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। यही हाल कमोवेश बेरोजगारी का है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ गरीबों का मामला नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखों का मामला नहीं है। जो लोग समृद्ध किसान हैं, जो 10 बीघा 15 बीघा जमीन के मालिक हैं, वो भी रास्ते या छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार कर रहे हैं, वो भी रास्ते में चलते हुए अपने बच्चों के लिए जो बताते हैं, उनके लिए भी अपने बच्चों की रोजगार बहुत बड़ी चिंता और समस्या है। बहुत अच्छे घरों में भी अब लोग अपने बच्चों को 10-15 हजार रुपए के नौकरी के लिए भी लोग हाथ जोड़ने को तैयार है। तो बेरोजगारी और पलायन अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा दिखा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो समाज के हर वर्ग को जिसने परेशान किया है, वो है ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था। ये भी एक ऐसी चर्चा है जो हर गांव में सुनने को मिली। आप अगड़े हैं, पिछड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, हर व्यक्ति ये बात कर रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। कई बार हम लोग बातचीत में या पत्रकारों को भी लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि विद्यालयों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, लेकिन पटना साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में, मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में तो, एमएस कॉलेज बेतिया में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। कहीं न कहीं ये जो पूरी व्यवस्था चरमराई है, उसके पीछे सरकार की जो ये सोच है, समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में इन्होंने विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दी है। नतीजा ये हुआ कि जहां बिल्डिंग बना है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। और पूरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ स्कूलों से, विद्यालयों से खिचड़ी बांटना और कॉलेज से डिग्री बांटना, पढ़ाई पर ध्यान न कॉलेज में है न स्कूल में है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय ये होगा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की दो पीढ़ियां अनपढ़ बन गई, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, कल होकर अगर एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकता है, नहर में पानी नहीं है, नहर में पानी आ सकता है। लेकिन 2 पीढ़ियां जो इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद, वो है यहाँ के किसानों की समस्या। क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग खेती किसानी पर ही निर्भर हैं, तो यहाँ किसानों की समस्या बोलचाल की भाषा में ये बताएं कि जिन परिवार के लोग सिर्फ कृषि पर आधारित हैं, उनके पास बहुत से बहुत इतना ही जुगाड़ है कि खेती के माध्यम से वो अपना और अपने बाल बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कर ले, नून तेल कपड़े का जुगाड़ हो जाए। किसानों की हालत यहाँ इतनी खराब है कि अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है या कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, और अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए या बेटी की शादी हो जाए, तो किसान को जनरली समझ यह है कि 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर वो काम नहीं कर सकता है। कि किसानों की बदहाली के लिए यहाँ 3 मूलभूत कारण समझ में आए। पहली समस्या है यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना। पिछले 75 साल में बिहार में समाजवाद के नाम पर, गरीबों के नाम पर राजनीति तो हुई, लेकिन देश के बिहार एकमात्र 1-2 राज्यों में है जहां भूमि सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है कि यहाँ जमीन, आधी से ज्यादा जमीन लिटिगेटेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि जमीन किसका है, जिसका अभी आपके बाप दादा के नाम पर ही उसका रसीद कट रहा है। जो भूमिहीन है उसको पर्चा पट्टा बांट दिया, उसको जमीन का अधिकार नहीं मिला। जिसकी जमीन है, जिससे वो जमीन वापस ले ली गई और उसको बांटा गया, उसने वो भी खेती नहीं कर रहा है, जिसको दिया वो भी खेती नहीं कर रहा है। तो भूमि सुधार का न लागू होना किसानों के बदहाली का एक मूल कारण है। दूसरी जो गलत व्यवस्था यहाँ किसानों की
बदहाली का कारण है वो है जल प्रबंधन में जो जल कुप्रबंधन आप कह लीजिए। हम लोग यहाँ बाढ़ की चर्चा खूब करते हैं, आपका जिला भी है जहाँ बाढ़ आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिहार में करीब करीब 50% कृषि योग्य भूमि बाढ़ प्रभावित है, जहाँ बाढ़ आ सकता है। लेकिन जो बाकी का बचा 50% है उसमें करीब करीब 1/3 जमीन में या तो सूखा है या जल जमाव की समस्या है। जब आप गोपालगंज से चलेंगे, जो नेपाल से लगते हुए एरिया है, वहां पर नदियों के रास्ते बदलने से जो कटाव होता है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई क्योंकि नदी ने रास्ता बदल लिया। लेकिन जब आप गोपालगंज को देखेंगे, सिवान को देखेंगे, वैशाली, समस्तीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर को देखेंगे तो यहाँ नदियों का कटाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जल जमाव की बड़ी समस्या है। हर पंचायत में 5,000 10,000 एकड़ जमीन ऐसी है जो जल जमाव, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से या तो वहाँ एक ही फसल होता है या वो भी नहीं होता है। तो पहली समस्या भूमि सुधार की है, दूसरी समस्या जल कुप्रबंधन की है, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों की यहाँ ये है कि जो कुछ भी आप उपजा रहे हैं उसका आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जैसे आप जिस जिले में बैठे हैं, मखाना के इंटरनेशनल मार्केट में आज कीमत है 8,000 रुपये केजी, और यहाँ के किसानों को 300-400 रुपये प्रति केजी भी नहीं मिल पा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसान को 8,000 का अगर आधा भी मिलने लगे, अमूल की जो व्यवस्था है उसमें करीब 65% रिटेल प्राइस का, दूध का जो प्राइस होता है वो 65% किसान को मिलता है। तो उस नजरिए से अगर आधा पैसा भी अगर यहाँ के मखाना उत्पादकों को मिलता तो उनको 4,000-3,000 रुपये प्रति केजी मखाना का मिलना चाहिए। अगर आप इसको पूरी व्यवस्था को देखेंगे तो एक आर्थिक सर्वेक्षण है जो ये बताता है कि बिहार में किसानों को उनके फसल की दाम न मिलने की वजह से हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बड़ा धनी है। अब आप धान को ले लीजिए, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान, एक वर्ष में नहीं 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। पंजाब में 70% धान और 75% गेहूं किसानों ने सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा। नतीजा क्या है? पिछले वर्ष धान की कीमत थी, सरकारी समर्थन मूल्य था 2,030 रुपए, किसानों ने धान अपना बेचा 1,300 रुपए, 1,400 रुपए, 1,500 रुपए में। तो अगर आप 30% कम दाम पर अपना अनाज बेचेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप बदहाल और गरीब रहेंगे। तो किसानों के लिए जो बदहाली है उसके 3 समस्या, जमीन सुधार, सिंचाई का कुप्रबंधन और साथ में फसल का दाम का न मिल पाना। तो ये जो 3 समस्या मैंने आपको बताई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, ये तो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जो 4 केंद्र सरकार की योजना है, जो जमीन पर केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उसके हालात पर मैं 2 लाइन आपको बताऊंगा। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है। मैं बिल्कुल दावे के साथ आपको कह रहा हूं, आप जानते भी हैं, मेरे पास कैमरे पर सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग है। 5 किलो अनाज यहाँ किसी को नहीं मिल रहा है, सबको यहाँ 4 किलो अनाज मिलता है। 4 किलो अनाज अगर मिल रहा है, 20% कहाँ जा रहा है? वो 20% अनाज जो कम मिल रहा है वो इसलिए कि हर महीने जो अनाज आता है उसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं, 35 से 40 रुपए। और इस कमीशन में ज्यादातर जगह विधायक भी, स्थानीय विधायक का भी हिस्सा 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल का बना हुआ है। दूसरी जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है वो आवास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी तक 14 महीनों में जो लोग हमको मिले हैं वो ज्यादातर इंदिरा आवास के लाभार्थी मिले हैं। नई योजना जो है जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपये मिलना है, इसके बहुत कम लाभार्थी हैं, लेकिन जिनको भी 1,40,000 रुपये का लाभ मिला भी है उनको भी 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक घूस देने के बाद ही ये योजना का लाभ मिला है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी आवास योजना में 20,000 25,000 रुपया अफसर तो लेगा ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि भी अपना हिस्सा लेगा तो आपको 35-40,000 रुपया देना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं, 4,000 गांव में जाने के बाद मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं
कि बिहार में 2/3 से ज़्यादा गांवों में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। हुआ ये है कि शौचालय बनाते समय 2000 रुपये प्रति लाभार्थी प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया। एक ही आदमी को एक ही शौचालय के नाम पर 10 लोगों को पैसा दे दिया गया। शौचालय न बनाए गए, न उसका कोई उपयोग कर रहा है। जनप्रतिनिधि और अफसरों ने मिलकर ओडीएफ के सर्टिफिकेट जारी कर दिए। चौथी जो बड़ी योजना जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ वो है मनरेगा का जमीन पर न होना। मैंने जब चलना शुरू किया था तो मेरा अंदाजा था कि मनरेगा, चूंकि यहाँ पलायन बहुत है, गरीबी बहुत है, भूमिहीन लोग बहुत हैं, तो मनरेगा के काम मुझे दिखेंगे। अभी तक 4000 गांव में मुझे कोई मनरेगा का सक्रिय काम नहीं दिखा है। लोग ये बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, कुछ लोग बताते हैं ये मिट्टी भरी गई है मनरेगा के तहत, या आंगनबाड़ी या पंचायत भवन में मनरेगा के लेबर का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक मुझे नहीं दिखा। फिर मैंने अगर आंकड़ों में इसको देखा भाई क्या बात है, तो पता चला जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग मनरेगा का बजट दिल्ली से ला सकते थे तो हम लोग अपनी लापरवाही की वजह से सिर्फ 40 रुपया ही लेकर आए। और जो 40 रुपया आया, मनरेगा में पीसी का दर सभी योजनाओं से ज्यादा करीब 40% है। तो 100 रुपया में 60 रुपया आया ही नहीं, जो 40 रुपया आया उसमें 40%, मतलब 16 से 20 रुपया घूस चला गया। जमीन पर 20 से 25 रुपया ही पहुंचा है। 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं। 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना, पहली योजना थी बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता। ये तय किया गया था कि 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बिहार में जब तक उनको रोजगार न मिले हर महीने सरकार 1000 रुपए देगी। उस समय अनुमान था कि हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। अभी तक न इस योजना को शुरू किया गया है, न इसका कोई मुझे लाभार्थी मिला, न कोई पत्रकार बंधु इस पर सवाल करते हैं। दूसरी बड़ी योजना 7 निश्चय की थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जिसमें यह तय किया गया था कि 12वीं के बाद हर परिवार को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार की गारंटी पर बैंकों से सस्ते दर पर पैसा मिल जाएगा, ताकि किसी भी परिवार को पैसे के अभाव में अपने बच्चों को पढ़ाने से वंचित न करना पड़े। सरकार का उस समय अनुमान था कि करीब 1,25,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, मतलब 1/3 बिहार के परिवारों को इसका लाभ मिलना चाहिए था। अभी तक सरकारी आंकड़े के हिसाब से कुल 9 लाख परिवारों को ही इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना, एक जो सबसे चर्चित योजना है 7 निश्चय की, वो है नल जल योजना। 2015 में योजना में अनुमान लगाया गया था, जब ये योजना बनाई गई थी तो मैं उसमें शामिल था। उस समय 3% बिहार के घरों में नल से पानी पहुंचता था। तो हमारी ये सोच थी कि नहीं, हर घर में नल से पानी पहुंचे। तय किया गया था कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों में खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। अभी सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 60 से 70% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो बनी नहीं ठीक से, बनी तो बनकर चली नहीं, या चली तो फिर चल के रख रखाव के अभाव में बंद हो गई। जिले में वेरिएशन हो सकता है। पश्चिम चंपारण शिवहर में 90% योजना काम नहीं कर रही है, लेकिन औसतन करीब 60 से 70% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। चौथी और सबसे बड़ी योजना जो केंद्र 7 निश्चय की थी वो थी नालियों गलियों का पक्कीकरण। उस समय का अनुमान था कि बिहार के हर घर से नाली जो निकलती है उसका पक्कीकरण किया जाए, उसको एक बड़े नाले से जोड़कर पानी को गांव से बाहर निकालकर निस्तारण किया जाए। उस पर योजना पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च होना था। अभी जो हुआ है, घरों से नालियों को के पक्कीकरण की कोई शुरुआत नहीं हुई। पिछले 5-7 सालों में गांव में इस योजना के तहत सड़क के किनारे कुछ बड़े नाले बनाए गए हैं। ये दिखाता है कि पैसा तो निकाला गया, लेकिन ये नाले इस बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं। इन नालों में ना घरों से पानी आता है, ना इन नालों से पानी निकलकर कहीं बाहर से निस्तारण होता है। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर गांव में ये नाले रोड के किनारे कूड़ेदान बन गए हैं। लोग उस पर गाय भैंस बांध रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, सारे नाले बंद पड़ गए। 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द रहा पदयात्रा के दौरान वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार,
तीन जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है भ्रष्टाचार, अफसरशाही और पीसी। कोई भी सरकारी योजना ऐसी नहीं है, चाहे दाखिल खारिज हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, FIR हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, कोई ऐसी सरकारी विभाग नहीं है जिसमें कि बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। दूसरा, अफसरशाही। पहले लोग रास्ते में बताते हैं कि भैया बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज जो स्थिति है वो कमोवेश अधिकारियों का जंगल राज है। चाहे आप पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति ये मान रहा है कि बिहार को आज कुछ अफसर चला रहे हैं और काम वही होगा जो अफसर चाहेगा। और तीसरा जो शब्द है जो सबसे ज्यादा सुना गया वो है पीसी। ये शब्द आज से 5-7 साल पहले में बिहार में मैं नहीं सुनता था कम से कम। ये हर योजना में, योजना चाहे केंद्र की हो या सरकार राज्य की हो, हर योजना में एक व्यवस्था बना दी गई है कि 10% से लेकर 50% तक पीसी तो काटा ही जाएगा। इन तीन शब्दों के साथ तीन जो साधन है अभी लोगों के रोजगार के बिहार में, वो तीन हैं: अवैध शराब का कारोबार, बालू का कारोबार और जो अनाज में चोरी हो रही है उससे जुड़े हुए लोग। गांव में, हर गांव में ऐसे 5-7-10 लोग मिल जाते हैं, या तो वो शराब के काम में लगे हुए हैं, अवैध शराब जो घर घर डिलीवरी हो रही है उसमें लगे हुए हैं, या फिर जो अवैध बालू का कारोबार हो रहा है उसमें हो रहा है, या फिर तीसरा ये जो अनाज आ रहा है और अनाज को पैसे में कन्वर्ट किया जा रहा है करप्शन के लिए, इसमें भी बड़ी संख्या में लोग समाज के लगे हुए हैं। तो ये तीन माफिया जो हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और अनाज माफिया, बिहार में रोजगार के सबसे बड़े प्रोवाइडर यही तीन लोग हैं। चूंकि अभी हम लोगों ने बात शुरू की तो आपने एक मर्डर का जिक्र किया। कानून व्यवस्था को लेकर जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो लोगों का अनुमान था, लोग चर्चा ऐसे धीमी दबी जुबान में करते थे कि भैया महागठबंधन की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगा। लेकिन इस साल फरवरी से 4-5 महीने इस सरकार के बनने के बाद से कहीं ना कहीं ये बात अब हर दिन सुनने को, देखने को मिलती है, जहां पर लोग बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से परेशान हैं, डरे हुए हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। हर जगह, जैसे मैं आज आया तो आप बता रहे हैं कि बगल में मर्डर हुआ, शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जब लोग न बताएं कि भाई किसी का मर्डर हो गया, डकैती हो गई, लूट मार हत्या अपराध फिर से धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोटे तौर पर ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। एक अंतिम बात, समाज में जनरली आप चाहे किसी दल के समर्थक हैं, किसी जाति किसी वर्ग के हैं, जनरली लोगों में इस बात को लेकर एकमतता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। ये शब्द सर्वव्यापी है, बिहार में बदलाव होना चाहिए, नया होना चाहिए, इस पर तो करीब करीब सबकी सहमति है। कौन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार में बदलाव होना चाहिए, इसके लिए मुझे लगता है कि करीब करीब 50 से 60% जनता आज बिहार में बिल्कुल ये कन्विंस है कि जो अभी की व्यवस्था है इससे तो बिहार का भला होने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है, कुछ न कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। मेरा अभी तक का ये अनुभव। अगर आपके जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका ये भ्रम है, अगर आपका सवाल है कि बिहार में जब तक जाति है तब तक ये सुधर नहीं सकता है, तो ये आपका ये भ्रम है। इसलिए भ्रम बता रहा हूं कि एक ये परसेप्शन बना दिया गया है कि जाति इतना प्रमुख है बिहार में कि कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो आप ये समझिए कि जाति जो है वो समाज की एक बड़ी सच्चाई है। वो बिहार में भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में है। चूंकि आप बहुत गरीब और पिछड़े राज्य हैं, तो लोगों के मन में ऐसा बैठा दिया गया है कि भाई आप गरीब और पिछड़े इसलिए हैं कि जाति पर ही आप वोट देते हैं। अब इसको आप तथ्य से देख लीजिए कि क्या बिहार की जनता हर बार जाति पर ही वोट देती? आप पहले अपने क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपने कहा बिहार में जाति पर वोट पड़ता है, तो अगर आप बिहार की जनता सिर्फ जाति पर ही वोट दे रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाति के बहुत लोग तो बिहार में नहीं रहते हैं, तो फिर उनको वोट कौन दे रहा है? तो आप कहिएगा कि नहीं भैया उनको तो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहा है, हिंदू बनकर वोट दे रहा है, जाति पर तो नहीं दे रहा है। तो बिहार में पिछले, मैं आगे क्या करूंगा उसको छोड़ दीजिए, पिछले 20 वर्ष में कम से कम 5 बड़े उदाहरण ऐसे हैं जब जनता ने जाति से ऊपर उठकर वोट किया है। और मेरा विश्वास है कि मेरा विश्वास जिससे मैंने शुरू किया इस अभियान को और जो मैं देख रहा हूं, बिल्कुल समाज में जाति से ऊपर उठकर
वोट करने की, नेताओं को चयन करने की क्षमता है। जरूरत इस बात की है कि उनके सामने उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति, दल और कार्यक्रम दिखे। मेरे भाई, पहली बात तो ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये मैंने बिहार में कोई चर्चा नहीं की है। देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं, जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा जीतती क्यों है, तो मैं ये आपको बताता हूं कि भाजपा के जीतने के 3 नहीं 4 जो उनकी प्रमुख ताकत है वो है विचारधारा, जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी, और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोalition को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन 4 जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई, आप बात सुनने से आप सवाल किए नहीं और जंप कर रहे हैं। हमको बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना है, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं, आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहां आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है। बिहार में तो कांग्रेस ने आज नहीं, ये तो कोई एक घटना की बात नहीं, 1990 में, 1989-90 में जब कांग्रेस यहाँ हारी, उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचा, अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें। जो गलती बिहार के जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया 1990 में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी बिहार की, एक बार चुनाव हारे और फिर उन्होंने लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया, बिहार की जनता का जो होना है हो। यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की, नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया, और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो। मैं इस बात को समझिए, जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो इस राज्य में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, जिम्मेवारी नहीं ली बिहार को सुधारने का। उन्होंने नीतीश जी को बनाया, जिनके पास सिर्फ 42 विधायक थे। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको नीतीश से प्रेम था, ऐसा इसलिए किया कि भैया हमारा नीतीश से समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 एमपी सांसद जीत कर जाते रहे। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20, 25, 30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। तो ये बिहार की त्रासदी रही है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने 1990 में और बाद के वर्षों में भाजपा ने, इन्होंने सांसदों की लालच में बिहार की चिंता नहीं की। सिर्फ ये देखा कि बिहार से हमको 20, 25, 30 सांसद आते रहे और हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते रहे कि बिहार तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है, भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो यही राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया
ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जब जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। अगर बेनीपट्टी की ये समस्या होती तो मैं आपको अभी तक जरूर इस पर कुछ बोलता। मैंने आपने देखा, मैंने सब विषय पर बोला, लेकिन मैंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? स्वास्थ्य व्यवस्था हो तब तो मैं बोलूं कि वो अच्छा है कि खराब है। मैं अनुमंडल और जिला अस्पतालों में गया नहीं हूं, लेकिन जो गांव पंचायत में ब्लॉक के स्तर पर जो अस्पताल है वो अस्पताल है ही नहीं। वहां तो भैंस और बकरी बंधे हुए हैं। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री अभी जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, बेचारे जापान गए हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। आप आशा हम लोग को रखना चाहिए बिहार के नागरिक होने के नाते कि जापान से लौटेंगे तो कुछ स्वास्थ्य के विषय में सीख गए होंगे, तो शायद यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ करेंगे। आपने स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ किस लिए है? नर्सिंग कॉलेज में का लाइसेंस देने के लिए पैसा लो, डॉक्टर का जिसका प्रैक्टिस चल रहा है उससे ट्रांसफर पोस्टिंग करके उससे हर 6 महीने पे वसूली करो, दवा में घोटाला करो, बिल्डिंग बनाने में। स्वास्थ्य के लिए यहाँ कौन चिंता कर रहा है भाई? स्वास्थ्य तो यहाँ पर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन्हीं के भरोसे है। आप मरिए या जिंदा रहिए, ग्रामीण चिकित्सकों के भरोसे। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बिहार के 13 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की जो चिंता है या जो भार है वो यहाँ के ग्रामीण चिकित्सकों और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पर भी है, क्योंकि सरकार की तो कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ।